पहले तो होता था ना, क्योंकि वे तमंचावादी थे, नाम समाजवादी, काम तमंचावादी, सोच परिवारवादी, यही तो होता था। जो भाई पैदा कर रहे हैं धर्मों के बीच में, जाति के बीच में, वो कभी कारोबार के बारे में नहीं बात करेंगे। अब विकास का तो कोई मुद्दा ही नहीं रहा, लोकतंत्र को बहाल करना है, ये इस चीज की लड़ाई है। देखिए, इस बार पूरे उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन के मूड में है। हर चीज में हवा बनाए हुए है खाली। अरे काम करो तो तुमको वोट मिलेंगे, जब काम ही नहीं करो वोट कहाँ से मिलेंगे? तमंचावादी थे, नाम समाजवादी, काम तमंचावादी। सच्चाई ये है कि अब हिंदुस्तान की आवाम को, हिंदुस्तान की पब्लिक को अपने विकास के लिए करना पड़ेगा, सरकार के चाहे कोई जुमले में ना आए। नमस्कार, बड़े मियाँ किधर चले की टीम पहुंच गई है कानपुर शहर में। यह वही कानपुर शहर है जहां से देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आते हैं। अगर सियासी समीकरणों की बात करूं तो यहाँ पर हमेशा से ये जो इलाका है ये बीजेपी का गढ़ रहा है। 10 में से इसमें इस वक्त भी 7 सीटें बीजेपी के पास है। वहीं 3 सीटें ऐसी हैं जिसमें सीसामऊ है, आर्य नगर है और कानपुर कैंट सीट है, जहां पर मुस्लिम वोटर बड़ी तादाद में है। और इन तीनों सीटों में से 2 सीट सपा के पास है और 1 कांग्रेस के पास है। तो चलिए चलते हैं कानपुर के मुसलमानों से उनका मिजाज जानने। बड़े मियाँ की टीम इंडिया का मैनचेस्टर कही जाने वाले कानपुर में जा पहुंची है। हम कानपुर जिले की ऐसी विधानसभा सीट पर थे जो मुस्लिम बहुल है। आखिर यूपी में विकास के दावों को लेकर वो क्या सोचते हैं, ये भी जानना जरूरी है। हम यहाँ पर पहुंचे हैं चमनगंज इलाके में। आप ये जो देख रहे हैं चमनगंज इलाका है, हलीम कॉलेज चौराहा इसे कहा जाता है। हाजी हलीम के नाम पर ये पूरा एक कॉलेज बना हुआ है जहाँ पर मुस्लिम बड़ी तादाद में तालीम लेते हैं। हलीम मुस्लिम इंटर कॉलेज इसका नाम है। और इसी जगह पर जो सीसामऊ सीट, कानपुर की सीसामऊ सीट ये कहलाती है, 25 साल से समाजवादी पार्टी का कब्जा है। आइए कुछ लोग हैं मुस्लिम, उनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये डेंसली पॉपुलेटेड मुस्लिम एरिया है और यहाँ पर अक्सरियत मुसलमानों की है। मुसलमान चेंज चाहते हैं। जो जुल्म ज्यादती 6 साल से हो रही है उससे पक गए। किस तरह की ज्यादती? हर जगह फिरका परस्ती, कहीं नौकरी नहीं मिल सकती, मुस्लिम इलाके में काम करने में दिक्कत है। वो तो विधायक अपने बल पे जो कुछ करा ले रहा, बाकी कुछ है नहीं। ये 6 कॉलेज हैं, ये जहाँ आप खड़े हैं हलीम कॉलेज, 6 कॉलेज है, डिग्री कॉलेज, इंग्लिश मीडियम, प्राइमरी, सब कुछ, लेकिन उसका जो डेवलपमेंट होना चाहिए नहीं हो पाया। सो कॉल्ड मैनेजमेंट ने बेचता रहा, बेचने के बाद अब मरीज हाल बना दिए। और हमारे विधायक जी नहीं बोलना चाहिए था। प्रदेश में चेंज चाहते हैं। प्रदेश में इन लोगों ने जो सरकार बनाई, इन्होंने मुस्लिम को इंडियन समझा ही नहीं मुसलमानों के, कि मुसलमान भी इंडिया के नेशनल है। कि हम मुस्लिमों को टिकट नहीं देती, टिकट ही नहीं दे, मुस्लिम को इग्नोर करते हैं, बिल्कुल इग्नोर करते हैं। ये अच्छी बात है। देखिए भाई साहब, ये चमनगंज एरिया है, ये सपा का गढ़ रहा है और यहाँ पर जो विकास हुआ है वो हमारे माननीय विधायक जी ने विकास भी कराया है। लेकिन जो ये केंद्र सरकार की नीति है ना सर, तो ये समझ लीजिए, ये नीति में प्रधानमंत्री कहते ज़रूर हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, लेकिन जो धरातल पर उतरता है ये उतर नहीं पाता है। इसमें क्या है, जो हम लोग मुस्लिम हैं ये अपने आप को अनसिक्योर फील करते हैं। तो इन लोग की जो पॉलिसी है ये डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी रही है और इससे हमेशा ये लोगों ने मुसलमानों को खाली इस्तेमाल किया है अपने फायदे के लिए। कानपुर जिले में 10 विधानसभा की सीटें आती हैं। सभी का समीकरण अलग है, लेकिन मुस्लिम मतदाता हर सीट पर अहम रोल निभाते हैं। जाहिर है ऐसे में राष्ट्रवाद से लेकर विकास तक हर मुद्दे पर अपनी राय मुखर रखते हैं। बीजेपी ये मान के बैठे हो कि अपोजिट है? नहीं, मैं ये नहीं मान के बैठा हूँ, उनके काम दिख रहे हैं ना करने से हुए। देखिए आप जैसे नकाब वाला मामला आया, कर्नाटक से चला, असर है उसका यहाँ पे हिजाब का? नहीं, हिजाब का असर नहीं है, लेकिन मुद्दे भुनाए जा रहे हैं ना, जबरदस्ती मुद्दे लाए जा रहे हैं। आप क्या मानते हैं हिजाब वाले मसले पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? नहीं, देखिए हिजाब, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कि हर आदमी को अपना
नहीं, जो धर्म है उसको पालन करने की अनुमति है। ठीक है, अगर कोई मुद्दा है जैसे स्कूल लेवल में हम मान सकते हैं कि स्कूल लेवल जो होती है हाई स्कूल तक, उसमें आप ड्रेस कोड लागू होती है, सही बात है, हर बंदा वही पहन के जाता है। लेकिन जब आप कॉलेज में आ जाते हैं, कॉलेज में मैं भी कॉलेज गया हूँ, कोई ड्रेस कोड नहीं थी। बट वो मुद्दा तो स्कूल से शुरू हुआ है। स्कूल से शुरू हुआ है, बात सही है, लेकिन स्कूल के बच्चियों में जो वहाँ का मुद्दा था। उन्हें लगता है अगर इस तरह से चीज़ें सोचेंगे हम या इस तरह से जाएगी तो हमारी बच्चियां स्कूल भी नहीं कर नहीं, स्कूल की बात ही नहीं है। जो छोटी बच्चियां होती हैं हाई स्कूल तक नकाब वैसे भी बच्चियां नहीं पहनती। आप किसी भी स्कूल में जाके देख लीजिए, यहाँ तक कि मुस्लिम भी, यहाँ भी कई गर्ल्स स्कूल हैं, आप इसमें भी जाके देखेंगे तो ज़्यादा बच्चियां स्कूल नहीं पहनती, वो नकाब नहीं पहनती। नकाब वो बच्चियाँ पहनती हैं जो वो कॉलेज में जाने चली जाती हैं, तो उनके बाय चॉइस होना चाहिए। आप बताइए। 80 बनाम 20 का जो 2014 से शोषा चला और 2019 तक इसको कामयाबी भी मिली है देश के अंदर, मगर इस बार लोगों ने 2020 में लॉकडाउन को देख लिया है। फेलियर गवर्नमेंट को देखने के बाद लोगों ने हिंदू वर्सेस मुस्लिम का जो शोषा है उसको अपने जहन से निकाल रखा है। सिर्फ इंशाल्लाह इस बार पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आवाम बेदार हो चुकी है। इन चीज़ों को कोई नहीं एक्सेप्ट करने वाला। विकास की बुनियाद पर, काम की बुनियाद पर लीडर को चुना जाएगा। योगी सरकार में शतुद्दुत पुलिस का हुआ है, जुल्म हुआ है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। मुसलमानों को टारगेट भी मौके दर मौके किया गया है। एनआरसी में जिस तरह से संपत्ति जब्त का मामला किया गया, एनआरसी में जिस तरह से पुलिस का टांडाव, नंगा नाच जो पूरे उत्तर प्रदेश में रचा गया, वो कहीं ना कहीं यूपी सरकार की दखल अंदाजी थी। गवर्नमेंट बार बार उसमें, यहाँ तक सीएम भी इंटरफेयर कर रहे थे। मगर काफ़ी चीज़ों में ऐसा भी है कि सरकार की सफलताएं भी रही हैं। प्रदेश के विकास के लिए इन्होंने कई स्थानों पर, जहां पर लॉ एंड ऑर्डर पूरा खत्म हो चुका था, उसको मेंटेन करने के कई जनपदों में इन्होंने काम भी किया है। कई ऐसी चीज़ें रही जहां पर वो हमारी उम्मीदों पे खरे भी उतरे हैं। जहां एक तरफ धर्म विशेष को निशाना ज़रूर बनाया गया है, वहीं उन्होंने या तमाम मुद्दों पे ये फेलियर साबित हुए हैं, वहीं काफ़ी हद तक इन्होंने अपने प्रयास अपने स्तर पे किए हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। इसको भी नकारा नहीं जा सकता। लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ, काफ़ी हद तक बेहतर हुआ। जो कमज़ोर तबका था, जो यहाँ पर वैसे हमारे यहाँ कानपुर में विकास दुबे का कांड हुआ, तो जिस तरह 8 पुलिसकर्मियों की शहादत होती है, उसके बाद उसको मौत के घाट उतारा जाता है, उसको अंजाम तक पहुँचाया जाता है, तो इस तरह की सफलताएं भी हासिल की है। जितनी दिल की बात हमसे कानपुर के मुसलमानों ने कही, उससे साफ है कि उन्हें भरोसा किसी पार्टी पर नहीं, ना बीजेपी सरकार के विकास पर, ना ही अखिलेश के लुभावने वादों पर। हमने तो कभी भाजपा को यहाँ जीतने नहीं दिया और आगे भी नहीं जीतने देंगे हम इनको इंशाल्लाह। भाजपा से इतनी नफरत क्यों है? ये बात भाजपा से पूछना चाहिए, मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है? ये बात आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि आपको मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है। आप दोनों हाथ से ताली बज रही है। तो भाई बजेगी भाई, तुम्हारी पूरी सियासत इसी बुनियाद पे है। पाकिस्तान, मुसलमान, कब्रिस्तान, इसके सिवा क्या हैगा उनके पास? बाकी मेरी नज़र में सारे संगठन, जितने भी पार्टीज हैं, कि हमें उनसे किसी से जाति नफरत नहीं है, लेकिन कुछ लोग हमसे जाति वो रखते हैं। हमारी नफरत की बुनियाद पर ही पूरी उनकी राजनीति टिकी हुई है। क्या भेदभाव हुआ मतलब इस 5 साल हमेशा होता है, हुआ नहीं है, हमेशा होता है, हो रहा है। हमेशा जब भी इनकी सरकार आती है कि हमारे साथ भेदभाव तो होता हैगा। और हम लोगों की क्या उनसे शिकायत है? कि कोई शिकायत नहीं है। यही शिकायत है कि वो हमको 2 नंबर का शहरी बनाना चाहते हैं। वो ये सोचते हैं कि एक कम्युनिटी को टाइट करेंगे तो दूसरी कम्युनिटी मेरे सपोर्ट में आ जाएगी। वो हमें टाइट करने के चक्कर में अपनी पूरी कम्युनिटी को टाइट करे दे रहे हैं। मुसलमानों पे कोई फर्क नहीं पड़ता है महंगाई का। आज हम आपको बता रहे हैं, महंगाई का इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि मुसलमान का किचन का बजट नहीं होता, बजट ही नहीं होता है। पूरा सीजन गुजर जाए, 1 किलो आम घर नहीं आया, आज 5500 पैदा कर लिए, 1 पेटी लिया आ रहा है, खाओ कितना खाओगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिनका बजट बनता है, महंगाई उन पे असर करती है। तो नौकरी में क्या % है मुसलमान? हम है कितने? हमें क्या फर्क पड़ेगा? हम मजदूर है। वो हमको कहते हैं पंचर पुत्र। हाँ, पंचर पुत्र है। इनको सिर्फ मार्केटिंग आती है, मार्केटिंग में 1 नंबर के। मैं मुसलमानों से कहता हूँ अक्सर, मैं मंच पे खड़ा होके, कि तुम 100 साल भी पढ़ोगे तब भी तुम इनका मुकाबला नहीं कर सकते, RSS और इन लोगों का।
हिंदूवादी शक्तियों का। क्यों? ये इतने ब्रिलियंट होते हैं मक्कारी में, बेईमानी में, अब जे बेहुतान तराशियों में, इसमें पड़यंत्र में, षड्यंत्र में, इतने मक्कार, इतने मुसलमान 100 साल पड़े तो उनसे मुकाबला नहीं कर पाए। खास बात यह है कि कानपुर का मुसलमान किसी झांसे में नहीं आने वाला। वो अपनी राय हिजाब से लेकर तरक्की के हिसाब पर रखता है। इस तरह से अखिलेश यादव जी ने अपने सरकार चलाया है 2000 से 12 से लेकर 17 तक, और जो इस टाइम मैनिफेस्टो दिया है उन्होंने, आने वाली सरकार में जो 10 मार्च को रिजल्ट आएंगे उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट बिजली फ्री। असर करेगा 300 जी, 300 यूनिट बिजली फ्री समझ लिए पूरे उत्तर प्रदेश। जहाँ जहाँ हमने रुझान देखे हैं इस समय बिजली की समस्या पूरे प्रदेश भर में, जो बिल की समस्या है बहुत आम तौर से। 300 यूनिट बिजली फ्री का कुछ वादा जो किया जा रहा है वो काम करेगा? देखिए ऐसा है, 300 यूनिट बिजली ये पूंजीपतियों के लिए नहीं दिया है माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने, ये उन लोगों के लिए है, आम जनता के लिए। लेकिन ये उन लोगों को फ़ायदा करेगा जो बिजली का बिल देने में अक्षम थे, नहीं थे इस लायक कि वो बिजली का बिल दे पाए इस लॉकडाउन के उस काल में। उसके बावजूद भाजपा की सरकार ने उनसे लॉकडाउन में जबरन बिल जमा कराए, बच्चों की फीस जबरन जमा कराई। उसको राहत देने के लिए, एक आम इंसान को राहत देने के लिए माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया है। सर करेगा नहीं? बिल्कुल करेगा। मुद्दे, सबसे बड़ा मुद्दा तो इनकी तानाशाही खत्म करना है, राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की। इन्होंने अच्छा हो गए बिल्कुल 110%। कैसे? आप देख लीजिए क्या हो रहा है। हिजाब ही इनके लिए मुद्दा बन गया है। अब विकास का तो कोई मुद्दा ही नहीं रहा। लोकतंत्र को बहाल करना है, ये इस चीज़ की लड़ाई है। देखिए इस बार पूरे उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन के मूड में है, क्योंकि जो पिछले 5 सालों में जिस तरीके की ज्यादती हुई है उससे मुस्लिम क्षेत्र में जो भी जहाँ कहीं भी आप इंटरव्यू लेंगे या जाएंगे, हर व्यक्ति परेशान है। क्योंकि इस सरकार ने जिस तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया है, आज भी अगर किसी मुख्यमंत्री की भाषा देखेंगे आप, कहीं तमंचावादी, कहीं कुछ इस तरीके की भाषा शैली। और एक बयान उनका और भी आपने देखा होगा कि 10 तारीख के बाद वो गर्मी शांत कर देंगे। इस तरीके की भाषा शैली किसी मुख्यमंत्री या किसी देश के प्रधानमंत्री की होनी चाहिए। जालीदार टोपी का मुद्दा चल रहा है इस बार इलेक्शन में? जी हाँ, चल रहा है। कल दिखाया गया ये चीज़ गलत है। ये हमारा मजहब है। मजहब के खिलाफ किसी को ना बोलना चाहिए। और जो है विकास नहीं, ना कोई चीज नहीं, ना हर चीज़ की परेशानियाँ। महंगाई इतनी है कि सिलेंडर 1,000 रुपये का आएगा। काला बाजारी हो रही है। क्या कर रहे हैं मोदी साहब? कुछ नहीं कर रहे हैं। पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। हर चीज़ में हवा बनाए हुए हैं खाली। अरे काम करो तो तुमको वोट मिलेंगे, जब काम ही नहीं करो वोट कहाँ से मिलेंगे? कोई काम नहीं हुआ 5 साल में? कोई काम नहीं हुआ। कभी विधायक आता नहीं, ना बीजेपी के ना कोई भी हो, काम ही नहीं कर रहे तो कहाँ से होगा विकास यहाँ पे? हाँ। अच्छा, किन मुद्दों पे करोगे? विकास को ऊपर करेंगे। कोई काम ही नहीं होता है। जो पार्टी काम करेगी उसी को वोट मिलेगा यहाँ पे। तो हम लोग मोहब्बत करने वाले हैं। नफरतें जो फैलाएंगे उनकी जगह समाज में नहीं होगी। और ये टाइम ऐसा चल रहा है कि इस समय हिंदुस्तान के आगे हमें टुकड़े होते हुए दिख रहे हैं। जो नफरतों का काम राजनीति में चल रहा है, जिस स्तर की राजनीति, ये मैंने कभी अपने जीवन में नहीं देखी और मैं इससे बहुत दुखी हूँ। सर मालूम है उसकी क्या? ये देखिए कि आए दिन रोज एक ना एक नया मुद्दा निकल रहा है। अभी रिसेंटली हम आपको बताएं, ये हिजाब का मसला निकला। क्या है, अब इसी पे अगर जरा सी एक चिंगारी भड़क जाए तो आप सोचिए क्या होगा। इसके इफेक्ट सामने आएंगे नहीं आएंगे? इससे नुकसान किसका है? सरकार का है, जनता का है। महंगाई बढ़ेगी, सारी चीजें आगे आगे थी। तो इस चीज को जनता को कड़े एक्शन लेने चाहिए। हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदुस्तान में एडमिनिस्ट्रेशन है, सरकार है, इसके हाथ में सब कुछ है। अब सुनिए कानपुर के मुसलमान की योगी से लेकर ओवैसी तक के लिए क्या राय है। वो उसकी बाबा की तो बात मत करो यार। वो कितना बड़ा बहादुर रहेगा, वो सबने पार्लियामेंट में देखा था, बोबो रो रहा था। अजब का साहब, भैया वो जिस तरह से रो रहा था पूरी दुनिया ने देखा कैसे रो रहा था। ना उसको किसी ने डंडा उठाया था, ना किसी ने दौड़ाया था, खाली खौफ पे खाली रो रहा था। और अभी एक सदर के ऊपर, एक पार्टी के MIM के सदर के ऊपर गोली चली पार्लियामेंट के अंदर, जिस तरह शेर की तरीके दहाड़ रहा था। इसको कहते हैं शेर। ये गीदड़ बन गए शेर।
अच्छा वो हमारे उनके वहां दरअसल इनका इतिहास हैगा, वीर वीर पुरुष वीर, बाद में पता चला माफी वीर, यार माफी मांगने में ये बहुत वीर हैंगे, फटाक से ढम से उन्होंने पकड़ लेते, भैया हमसे गलती हो गई। इनका इतिहास रहा है ये। कानपुर में मुसलमान सियासी सरगर्मियों को लेकर जागरूक हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन कोरोना महामारी को लेकर उनके पिछड़े होने का एहसास सामने आया। ऐसे में ये समझ आया कि जागरूकता कितनी जरूरी है। दुनिया में खौफ है, ये क्या था कोरोना? खौफ की मार्केटिंग, खौफ की मार्केटिंग क्या था कोरोना? हमें बताओ, कोई व्यक्ति मरता हैगा, मृत्यु का कारण कैसे पता चलता है? पोस्टमार्टम से। क्यों नहीं कराया गया किसी का पोस्टमार्टम? किसको तुम चला रहे होगे? आप हमसे कहते हो सोशल डिस्टेंसिंग, हमारे वहां मोहल्ले में एक एक घर 32-32 लोग रहते हैं, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग होगा? आप कह रहे होगे कि ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा, हम 70 पे तो जीवन गुजारते हैं अपना, 70 ऑक्सीजन लेवल हमारे इलाकों का, किसको तुम बता रहे हो? कोई गरीब एक नहीं मरा, कोई भीख मांगने वाला नहीं मरा, कोई कूड़ा बिनने वाला नहीं मरा। क्यों नहीं मरा? उसके पास खौफ ही तारी नहीं हुआ। खौफ किसके ऊपर तारी हुआ? जो एंड्राइड लिए हुए था, अबे खड़ा खड़ा गिर गया, बेहारी मर गया। बहुत खतरनाक है। एक बताओ, एक भाई मेरा एक छोटा सा सवाल है, आप पूछ रहे हैं, मैं पहले तो आपका धन्यवाद अदा करता हूँ इस बात का कि आपको हम लोगों का ख्याल आया। एक छोटी सी बात है, मेडिकल साइंस क्या ये बता सकती है कि दुनिया में कोई ऐसा वायरस भी है जो एक टाइम में पूरी दुनिया पे असर कर सकता है, पूरे ग्लोबल पे असर कर सकता है? हो सकता है ऐसा? किसी भी वायरस का ताल्लुक क्लाइमेट से होता है, क्लाइमेट चेंज हो जाता है हर जगह पे। एक टाइम में 232 मुल्कों में लॉकडाउन लगा हुआ, क्या है ये? हमें बताओ ना क्या है ये? उसके बाद आप कह रहे होगे कि साहब आपको कोरोना है, मैं तुम जाओ डॉक्टर के वहाँ, एक्सरे दिखाना, खांसी आ रही है एक्सरे करा लेना, और डॉक्टर अगर आपको ये बता दे कि भाई आपको तो कैंसर है, 50% आप उसी वक्त मर जाओगे, चाहे जितने बड़े बहादुर हो, मर जाओगे ना। माइंड सेट है। मैं 1 मिनट की बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि ये मार्केटिंग खौफ की मार्केटिंग है और ये मीडिया के जरिए फैलाई गई। शमशान कब्रिस्तान की बात करते हो, शमशान कब्रिस्तान में तुम यानी कि प्लानिंग थी तुम्हारी, तुम्हें पता था कि हम आने वाले वक्त में क्या करने जा रहे हैं, हम कोरोना काल में क्या करने जा रहे हैं, तभी तुम शमशान की बात कर रहे थे कि सजा दो, अभी मर के लोग आने वाले हैं। तुम तैयार थे पहले से, लेकिन हम लोग नहीं समझ पाए, हम समझ नहीं पाए। कब्रिस्तान की तुमने बात करी, हम नहीं समझ पाए कि हम लोग को मारने की तैयारी चल रही हो। इनकी प्लानिंग को समझना होगा, पढ़े लिखे वर्ग को आगे करना। आप कह रहे हैं कि कोरोना एक प्रोपेगेंडा था? बिल्कुल प्रोपेगेंडा था भाई, बिल्कुल। हम कानपुर के कई मोहल्लों में गए, खासतौर से मुस्लिम मोहल्लों में हमें ये पता लगा कि आज भी मुसलमान बीजेपी को क्यों वोट नहीं करता है, आखिर क्या नाराजगी है। दरअसल मुसलमानों को लगता है कि उनके साथ हर सरकार ने भेदभाव किया है, जिसमें सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी शामिल हैं, जिन्होंने सिर्फ वोट के लिए मुसलमानों का इस्तेमाल किया। मुसलमान टारगेट तो बहुत जगह हुआ है। मुसलमान टारगेट 2013 में मुजफ्फरनगर में भी हुआ था, और बहुत बड़ी रफीकुल मुल्क मुल्ला मुलायम सिंह के बेटे की सरकार थी, ठीक नहीं थी? और उसमें भी तमाम मुसलमान मारे गए, तमाम बेटियों की इज्जत लूटी गई, तमाम जो है घर से बर्बाद होगा। और उतनी टाइम क्या नाम है अपने टीपू भैया जो है वहाँ पे सैफई में मुजरा देख रहे थे। अगर मुसलमान की टारगेट की बात करोगे तो मुसलमान एक तरफ जहन बनाता है कि हमको अब की समाजवादी को वोट देना है, और रात में कंफ्यूज हो जाता है, दूसरे दिन मुल्ला मुलायम सिंह का बयान आ जाता है, मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो गई ना कि मुसलमान भाजपा को आ रहे हैं, और भाजपा के जो सपा के प्रमुख हैं वो बयान करते हैं कि जो है हमको मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री देखना है। इधर अगर कोई मेहनत करके समाजवादी में आता है तो पता घर की बहू बेटे जो है भाजपा में चले जाते हैं। तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन तो ये मुसलमानों के साथ यही है कि बीजेपी से जो मुसलमान कह रहा है, पिछले इतने वक्त में तमाम पार्टीज रही, फिर भी हाशिए पे क्यों? हाशिए पे मुसलमान ये है कि मुसलमान के साथ हमेशा से विश्वासघात हुआ। जितनी भी कथाकथित सेकुलर पार्टियां हैं, इन्होंने सिर्फ लॉलीपॉप दिया मुसलमानों को, इनका बेसिक कोई काम नहीं करा। हमेशा चाहे कोई पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, दोनों ने कहीं ना कहीं मुसलमानों को ठगा है, बहुत ठगा है। जितने वक्त भी बड़े मियां की टीम कानपुर में थी, जितने भी मुसलमानों से बात हुई, सभी का साफ तौर पर कहना था उन्हें पार्टी या प्रत्याशी से मतलब नहीं बल्कि विकास चाहिए।
लेकिन वो ये भी बोल रहे थे कि बांटने वाली सियासत को वो नामंजूर करते हैं, फिर चाहें हिजाब का मुद्दा ही क्यों ना हो। भाई ये सब असल में मुसलमान एक बैलेंसिंग वोट कहा जाता था, मगर मुसलमानों ने खुद अपने वोटों का वजूद खत्म कर दिया। अब तो उन लोग मन से कहते हैं मुसलमानों वोटों की जरूरत नहीं है, और सपा को मालूम है मुल्ला जाएगा कहाँ, ये तो मेरे साथ आएगा, इसकी मजबूरी है। विकास करे या ना करे, इधर कैमरा घुमा लीजिए, यहाँ इस चौराहे से लेकर चमनगंज चौराहे तक देख लिया, पूरी रोड खुद ही पड़ी है। कहाँ गया 5 साल का? इससे पहले तो सरकार भी थी ना, क्यों नहीं विकास हुआ? बहुत से मुद्दे हैं। अब आदमी तो होता है ये पानी, बिजली, सड़क, यही मेरा विकास है, ये नहीं है मेरे भाई। नाला भरता हम लोग विधायक के पास और सभासद के पास नाले के लिए नहीं जाते हैं, 100-150 इकट्ठा करते और अपने पास से साफ करा लेते, मालूम है वहाँ सुनवाई नहीं होगी। मुसलमान लोग व्यक्तिगत तौर पर वोट करेगा। हमारी ये सीसामऊ विधानसभा है, अब इसमें ये देखा जाएगा व्यक्तिगत आदमी कौन सा अच्छा। पार्टी तो मेरे लिए दोनों बेकार है, मगर व्यक्तिगत तौर पे कौन अच्छा है? नहीं, भाजपा है, उसका हम तहे दिल से इस्तकबाल करेंगे, वेलकम करेंगे, बस वो मोहब्बत का पैगाम फैलाए। हमारे मुद्दे अब है स्वास्थ्य, शिक्षा और हमारी बदहाली को दूर, ये हमारे मुद्दे। कौन करेगा बदहाली? बदहाली दूर करेंगे इलाकाई सियासी नेता। अगर कोई पार्टी कर सकती तो 2007 से 2012 समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसी में तमाम मामलात हुए। 2012 से 2017 किसी और की सरकार थी। बीजेपी आए, कोई आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे अपने इलाकाई मुद्दे हैं जिनको दूर होना बहुत बहुत ज़रूरी है। मैं बीजेपी को जिताने के लिए तैयार हूँ। क्यों नहीं आए अमित शाह ने खुद दूरी बढ़ाई, मोदी ने खुद दूरी बढ़ाई है। मुझे किसी का डर नहीं है, वो यहाँ पे आए, मुझे इज्जत दे, मुसलमानों के लिए काम करे, मुसलमान उनको सम्मान दे। कानपुर जिले में 10 विधानसभा की सीटें आती हैं। करीब 19% मुस्लिम आबादी है, जो हार जीत में अहम रोल अदा करते आए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 10 सीटों में से 7 सीटों पर अपना वर्चस्व कायम किया था। वहीं 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती थी, जबकि एक पर कांग्रेस ने बाजी मारी थी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था, जो इस बार कड़े मुकाबले में है। कानपुर, जिसका तीसरे चरण में यहाँ पर वोटिंग डाली जानी है, और यहीं की सीसामऊ सीट पर हमने लोगों के मन का मिजाज जानने की कोशिश की। बयानों में वो फर्क साफ दिख रहा है। पहले और दूसरे चरण के बाद अब जिस तरह से नेताओं के बयान आ रहे हैं, उनका असर दिख रहा है। हिजाब के मुद्दे को लेकर भी लोग बात कर रहे हैं, तो गर्मी निकाल देने 80-20 के मुद्दे हों या फिर संविधान और शरिया, ये वो तमाम मुद्दे हैं जो धीरे धीरे रंग पकड़ने लगे हैं। लेकिन अभी भी महंगाई ग्राउंड पर है, महंगाई के साथ साथ किसान ग्राउंड पर है। ये वो मुद्दे हैं, बेरोजगारी, जिसको लेकर भी लोग खुलकर बात कर रहे हैं। बड़े मियाँ किधर चले, मैं कानपुर से इजाज़त दीजिए, कल फिर किसी और सीट से करेंगे मुलाकात।